गारंटी लेता हूं कि आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर बहुत इजीली कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है वन टाइम पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता होगा, सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर, इस टर्म का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, साइंस एंड फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। टर्म 2 के जितने भी स्टूडेंट है क्लास 10 के, उनको पता होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर रिलीज होने का मतलब उनका पैटर्न कैसा होने वाला है आने वाले टर्म सेकंड एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैं आज उसी एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दी है अपने सेकेंड टर्म के पेपर के लिए, कि कैसा आपका जो मैथ्स का पेपर है, आपका जो साइंस का पेपर है, वो किस पैटर्न में आने वाला है, नंबर या मार्क स्कीम क्या होने वाली है, ये सभी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आने वाले समय पर आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिलने वाली हैं जिसमें ऐसे सैंपल पेपर्स डिकोड करने वाले हैं जो आप लोगों ने, जिन्होंने अब तक शायद कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनको भी ये सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद अच्छे मार्क्स स्कोर करने की गारंटी हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी है। सबसे पहले क्लास 10 का मैथ्स का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर में यहाँ डिकोड करने वाला हूँ। क्या उनकी नंबर स्कीम है, क्या उनके मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, कितने सेक्शन में पेपर आने वाला है, कितने टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, आप जाकर चेक कर सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस, आप पेपर देखोगे, पेपर 2 घंटे का पेपर है। जो टाइम सीबीएसई ने दिया है वो 2 घंटे का पेपर दिया है, और इस बार सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब की बार आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं, सारे के सारे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। मैक्सिमम मार्क्स, जो टोटल टाइम आपको दिया है सीबीएसई ने, वो दिया है आपको 2 आवर्स का, और जो मैक्सिमम मार्क्स सीबीएसई ने अनाउंस किए हैं वो करे हैं 40 मार्क्स, यानी कि आपका पेपर 2 घंटे 40 मार्क्स का होने वाला है। उसके ऊपर जब आप पेपर देखेंगे तो आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। उन जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या आते हैं, टोटल आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, यानी कि 14 क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे, और ये 14 क्वेश्चन 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होने वाले हैं। सेक्शन ए, इसमें टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 6 होंगे, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन 6, नंबर ऑफ मार्क्स 2 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स 12 मार्क्स। आपका सेक्शन ए 12 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन बी कंप्रेसेस ऑफ 3 मार्क्स ईच, और उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच, तो टोटल मार्क्स यह आपका हो गया 12 मार्क्स। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि 12 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है, 12 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सेक्शन सी कितने मार्क्स का होगा। 16 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी में भी आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका रहने वाला है। टोटल मार्क्स जो है इसके वो है 16 मार्क्स। तो इस तरीके से पेपर का कुछ पैटर्न आपके सामने नजर आ रहा होगा। आपको मैं फिर से बता दूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, टोटल क्वेश्चंस आपके पास जो दिए हैं सीबीएसई ने वो 14 क्वेश्चंस दिए हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, और ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है। सेक्शन ए आपका टोटल 12 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, यानी कि 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे जो 4-4 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपके 40 मार्क्स बनते हैं।
14 के 14 क्वेश्चंस कंपलसरी है, यानी कि आपके पास क्या नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है। आपको टोटल 14 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन यस आपको इंटरनल क्वेश्चंस में चॉइस दी जाएंगी। आपको 14 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 14 के 14 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चनों में आपको इंटरनली चॉइस दी होगी। जैसे कि मान लो क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 में एक क्वेश्चन दे रखा होगा और करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा, वहां आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो यह आपका मार्किंग स्कीम है। जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी आपको ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आइए मैं आपको अब सिलेबस के बारे में बताता हूं। इससे पहले मैंने आपको डिकोड किया था एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है टर्म सेकंड के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस, बहुत से बच्चों को सिलेबस पता होगा, पर फिर भी कि अभी क्वेश्चन पेपर इस टर्म के अंदर कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं एनसीईआरटी से, एक बार नजर फैला लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहने वाला हमारा। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 9, आपने पिछले टर्म में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, आप इस टर्म में आप पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 आपका एप्लीकेशंस रहेगा। चैप्टर 10 आपका सर्कल्स रहेगा। बहुत से बच्चे 9th में सर्कल पढ़कर आए होंगे, ये उसी को आगे ले जाकर हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सिलेबस में। चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन आने वाले हैं। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपका जो अभी मैं आपको एग्जाम सैंपल पेपर करवाने वाला हूं सीबीएसई की वेबसाइट वाला, उसके अंदर ये चैप्टर्स आपको दे रखे होंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के अंदर, और मैथमेटिक्स बेसिक के अंदर भी सेम चैप्टर होने वाले हैं। बस क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा फर्क होता है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक में। तो आइए अब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, जिन बच्चों ने अब तक, शायद बहुत से बच्चों ने कई चैप्टर्स इसमें से नहीं कर रखे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये सैंपल पेपर करना चालू करेंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक के साथ कराया जाएगा, उससे रिलेटेड टॉपिक भी कराए जाएंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसी सैंपल पेपर को करते करते कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक एपी दे रखी है। एपी एक आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टॉपिक होता है एपी, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके अंदर आपकी जो टर्म्स दे रखी होती है एक सीरीज के अंदर, उनके अंदर कुछ कॉमन होता है, यानी कि मैं हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म को अगर उससे पहली वाली टर्म से माइनस करूंगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सब में सेम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे को एपी दे रखा है 6, 9, 12, 15। हमारे को कौन सी टर्म्स निकालनी है? सबसे पहले हम निकालेंगे A25। A25 मतलब A प्लस 24D। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। आपको जो भी AP दे रखी है उसकी जो सबसे पहली टर्म होती है वही आपका A होती है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया जो कॉमन डिफरेंस होता है वही हमारा D है। D को ही बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने की क्या टेक्निक है? हर कॉन्सिक्यूटिव डिजिट में से उससे जस्ट पहले वाली डिजिट आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर वो AP है तो वो आपको D निकाल कर देगी। यहां पर देखो D कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 6 3। और आप ये करते चले जाओ, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3। ऐसे ही आपका D आ जाएगा। आप कोई भी D निकालोगे, इसीलिए इसको कॉमन कहा जाता है कि हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो आपका डिफरेंस है उसी को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। A25 का मतलब होता है A प्लस 24D। इसी तरीके से हम निकालेंगे A15, A प्लस 14D। अब आपको A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू क्या है 6 और D की वैल्यू क्या है 3। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 72, यानी कि कितनी हो गई आपके लिए 78। इसी तरीके से A यानी कि 6 14 3 कितना हो गया बच्चों, ये 6 प्लस 14 3 42, ये आपका आ गया 48। अब आपको करना क्या है, आपको A15 माइनस A25 माइनस A15 करना है। 78 माइनस 48 आपका आंसर आएगा 30। सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके साथ हमारे को और पार्ट करके दिया है, हम
इस वीडियो के लिए सभी के सभी पार्ट, सभी के सभी क्वेश्चंस कराएंगे। बेशक वो और पार्ट में हो, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं आपको सारे पार्ट्स कराऊंगा ताकि जो भी बच्चा आगे जाके जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहे उसके पास सबके सॉल्यूशंस होने चाहिए। यही मेरा मोटिव है। किसी भी बच्चे को पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें दोबारा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा दूसरी किसी मेथड से मैं आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन करवा पाऊं। तो अभी के लिए एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको A25 माइनस A15 की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको एपी दे रखी है, ये आपकी एपी है 6, 9, 12, 15। A25 को लिखने का तरीका होता है A प्लस 24D। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, कोई भी सीरीज की पहली टर्म को हम ए बोलते हैं। डी क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है। ये तो आपको पता ही है, हमेशा बाद वाले से आगे वाले को माइनस करते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। और हर एक टर्म के बीच में, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आता है, इसीलिए डी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। हमने A25 निकाला, A25 हमारे पास 78 आ गया, A15 हमारे पास 48 आ गया। A25 माइनस A15 हमारे पास 78 माइनस 48 यानी कि 30 हमारा आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। सबसे पहले आपको बता दूं, ये पहले क्वेश्चन का ही और पार्ट है, यानी कि आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चॉइस है आपके पास। पिछला क्वेश्चन मैंने कराया, ये उसी का और पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये भी एक एपी का क्वेश्चन है। कुछ बुकों में या कुछ ट्यूशंस में, कुछ स्कूल्स में आपको जो टर्म लिखवाई जाती है, किसी किसी स्कूल में वो ए से रिप्रेजेंट होती है, यानी कि A7, A5, A12 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी किसी में T7, T5, T12 इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपको A7, A5, A12 जो रिप्रेजेंट करता हूं, ये टर्म के लिए रिप्रेजेंट करता हूं, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई बच्चे T7, T5, T12 से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, 7 टाइम्स द 7th टर्म। 7 टाइम मतलब 7 इंटू में 7th टर्म। 7 टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया है, A7। ये हमारे को इक्वल दे रखी है 5 टाइम्स यानी 5 इंटू में 5th टर्म के, A5 के। ये हमारे को कुछ दे रखा है, हमारे को इसको सॉल्व करके निकालना है। हमारी वैल्यू क्या है 12th टर्म के लिए, यानी कि हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारी A12 फाइंड करनी है। ये हमारे को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आइए। 7 इंटू में A7 को लिखने का तरीका आप लोगों को आता होगा, A प्लस 6D। इस बात को याद रखो, कैसे लिखते हैं, जो भी टर्म दे रखी होती है, A तो सब में आता है, A सब में आएगा, प्लस के साथ जो D के आगे नंबर लगने वाला है वो एक कम होगा आपकी टर्म से। अगर 7 टर्म दी है तो नंबर ऑफ D's कितने होंगे, उससे एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर A7 है तो यहाँ 6, यहाँ पर A5 है तो यहाँ पर 4D की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिए, अब आप इसको सॉल्व करना आराम से जान सकते हो। ये क्या बन गया, आपकी एक इक्वेशन बन गई है जिसमें A और D वेरिएबल है। यहां से आपका देखो क्या निकल कर आएगा, 7A प्लस 7 6 कम ऑन 7 6 42D, 5A प्लस 20D। अब आप देखो कॉमन टर्म A और D ये अलग अलग वेरिएबल हैं, ये एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो सेम वेरिएबल को एक तरफ ले आओ। 7A के साथ माइनस 5A, ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो गया। 20D ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो गया। यहां पर आपका आंसर आएगा 2A माइनस ये कितना आएगा 22D। A की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 11D। ये आपकी वैल्यू आ गई है A इक्वल्स टू माइनस 11D। इस इक्वेशन को आप मार्क कर लो। साथ ही अब आपको निकालना है A12। A12 कैसे निकालोगे, A12 की वैल्यू होगी A, अभी मैंने आपको बताया 11D, एक कम हो गया। A की वैल्यू देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं तो इस इक्वेशन की मदद से A की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, 11D प्लस 11D माइनस प्लस, दोनों ही सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 0। तो A12 की क्या वैल्यू आ गई 0, यानी कि आपकी 12th टर्म ऑफ दिस एपी, ये जिस भी एपी का क्वेश्चन रहा होगा उसका जो 12th टर्म है वो आपका क्या आएगा 0 आएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई में इस बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो मैं आपको गारंटी लेता हूं इस पेपर में आप 100 ऑफ 200, 40 मार्क्स का पेपर है, सॉरी
40 अप टू 40 ला सकते हैं। तो स्कोर करने के लिए सिर्फ आपको जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। नॉलेज जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा उतने ज्यादा लोग पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर 10 से 12 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप मैथ्स के पेपर में 40 आउट टू 40 स्कोर कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इसी सैंपल पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, mx ब्रैकेट में mx 5x - 6 इक्वल्स टू -9। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो भी बच्चों ने पेपर डाउनलोड कर रखा है या इस वीडियो के बाद जो बच्चे पेपर सीबीएसई के साइट से डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पर करेक्ट कर ले। सीबीएसई ने यहाँ पर इक्वल्स टू 0 दे रखा है, वो गलत है, इक्वल्स टू -9 आएगा। अब आप ये पूछेंगे सर मुझे कैसे पता चला या आपने कैसे चेंज कर दिया, सिंपल सी बात है। इसके साथ एक आंसर शीट भी आपको दे रखी है, इसका सॉल्यूशन जब आप इसको 0 करोगे तब नहीं निकलेगा, तो वहां पर इसको करेक्ट कर रखा है, यहां पर इसकी वैल्यू -9 होगी। ठीक है, इस बात को चेंज कर लेना। आओ क्वेश्चन पे देखते हैं। हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको पहले एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की सभी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री या इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, उस ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। उसी में आपको एक डिटरमिनेंट मेथड मिलेगा। डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है, डी निकालना होता है हमारे को। इसका डी निकालने के लिए डी का क्या फॉर्मूला है, b² - 4ac, where b is the coefficient of x, a is the coefficient of x का स्क्वायर and c is the constant। तो ये जो d निकालते हैं इसी को हम डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। अब इसमें 3 कंडीशंस आपको पढ़ाई गई होती हैं, मेनली 2 ही होती हैं आपके लेवल पर इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी वो कंडीशन है, या तो d 0 से बड़ा आ सकता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है, या d 0 के इक्वल आ सकता है, या d 0 से छोटा आ सकता है। आपके पास जब आप डिटरमिनेंट मेथड में ये सॉल्व करते हैं, आपके पास फॉर्मूला है b² - 4ac। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो होता क्या है, या तो आपकी वैल्यू कोई भी 0 से बड़ा आ सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से बड़ी, 1 2 500 कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो वो d आपका 0 से बड़ा होगा। जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, एक कंडीशन, और ये 3 अलग अलग केस हैं, इन बात को ध्यान में रखना, ये केसेस हैं, अलग अलग केस का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। लास्ट का केस आता है आपका जब d जो है आपका 0 से, यानी कि नेगेटिव नंबर। जब आपका d 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है, तब आपके रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स यानी रियल नंबर वाले जो एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स होते हैं पर डिस्टिंक्ट, अलग अलग रियल रूट्स होते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू डिस्टिंक्ट होती है। जब d इक्वल्स टू 0 होता है तब आपके इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, और रियल होते हैं, यानी कि फिर से ये रियल नंबर है और इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों, आपको ये तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलते हैं, 2 जीरोस मिलती है। डिग्री से रिलेट करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी कि रूट्स कितने होंगे, 1 रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो रूट्स निकले हैं, देखो d जब 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स होंगे, उनका नेचर, जब d इक्वल्स टू 0 होता है तो जो नेचर है रूट्स का वो रियल ही रहता है, लेकिन जो वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी, यानी कि जो रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे। तीसरा केस क्या कहता है, जब d 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव नंबर होगा तो जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, नेचर हो जाता है इमेजिनरी। ये आपके सिलेबस से बाहर है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये आपके कोर्स में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी इमेजिनरी का कोई डिस्कशन नहीं हो रखा। तो आपको सिर्फ जो अपने लेवल पे याद रखने हैं वो ये 2 याद रखने हैं। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो इक्वल रूट्स पूछा गया है। इक्वल रूट्स के लिए आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमारे को इक्वेशन दे रखी है mx 5x - 6 इक्वल्स टू -9। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5m x का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6mx, और इधर इसको लेकर आएंगे तो +9 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे ये x की टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस जनरल टर्म की तरह नजर आ रही होगी, ठीक है। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 5m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b -6m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 9, ठीक है। आप ये वैल्यूज
सारी चेक कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। ये जनरल टर्म होती है, जनरल इक्वेशन बोल सकते हो। इसको मैं इसके साथ कंपेयर करके ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसके बाद मुझे क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की क्या वैल्यू है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है आपका -6m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए क्या है आपके पास 5m इंटू में सी क्या है आपके पास, सी है आपके पास 9। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 36m का स्क्वायर, जो भी चीज स्क्वायर के अंदर नेगेटिव होती है स्क्वायर के बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाती है। 36 m का m स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20, 29 जा 180m, यह आ गया आपका डी। अब आप क्या देख रहे हो, आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो वेरिएबल कौन सा है, m के वेरिएबल में है। m के वेरिएबल में आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी इक्वल्स टू में d लिखा हुआ है, पर आपको कंडीशन क्या दे रखी है, आपको इसको याद रखना है, टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। तो आपको सिंपली क्या पुट करना है, 36m का स्क्वायर माइनस 180m इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि आप m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कंडीशन को यूज करना होगा। कंडीशन क्या है, टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब d इक्वल्स टू 0 होता है। तो d इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, मेरे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर सामने आई है। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये हमारी इक्वेशन रही 36m का स्क्वायर माइनस 180m इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 36 कॉमन आ जाएगा। 36 कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, ये टर्म इसमें भी है 36 और ये कॉमन इसमें भी है, और साथ साथ हमारे पास यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। तो इस वाले क्वाड्रेटिक जहां पर कांस्टेंट 0 होता है उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। 36 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो 36 कॉमन आ गया। यहाँ पर 2m है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही m है, तो मैं मैक्सिमम m जो इससे बोरो कर सकता हूँ वो कितने हैं, नंबर 1। तो ये m कॉमन आ गया। अब ये सब कॉमन लेने के बाद इसके पास क्या बचता है, देखो 36 तो कॉमन आ गया, एक m भी कॉमन आ गया, तो इसके पास बचा एक m माइनस इसका m तो बाहर आ चुका है। इसके पास क्या बचा, 180 को 36 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 5। और ध्यान में रखो मैथ्स के जो स्टेप होते हैं वो एक दूसरे के इंटर रिलेट करते हैं। अगर मैं इससे इधर जाना चाहूंगा तो सेम मेरे पास ये मिलेगा, इससे इधर आना चाहूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पर या तो देखो एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। आपको पता है अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो 0 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, यानी कि आपके पास a इंटू में b है और ये 0 आ रहा है, तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या a और b दोनों 0 होंगे। या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या दोनों के दोनों आपके 0 होंगे। तो यहां पर हम यही करते हैं, यही रूल यूज करते हैं। 36m इक्वल्स टू 0, साथ ही साथ m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो m आ गया 0 और m आ गया पॉजिटिव 5। तो आपकी m की दो वैल्यू आ चुकी हैं, 0 और 5। तो आपकी दो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, या तो m की वैल्यू 0 हो जाए या m की वैल्यू 5 हो जाए। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये रही आपकी m की वैल्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ पॉइंट P two tangents APA and PB are drawn to a circle COR। देखो ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल जिसका सेंटर है O, यानी कि 0 पर उसका सेंटर अगर शुरू होता है तो उसकी रेडियस दे रखी है आपको R दे रखी है इस सर्कल की, और सेंटर दे रखा है O पर। जो OP आपको दे रखा है वो 2R दे रखा है। देन फाइंड APB, आपको ये एंगल फाइंड करना है और बताना है कि ये कौन से तरीके का ट्रायंगल है, यानी कि APB किस टाइप का ट्रायंगल है। साथ ही आपको एंगल APB फाइंड करना है। ठीक है, दोबारा बताता हूं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स को एक्सटर्नल पॉइंट्स बोलते हैं। एक पॉइंट है P, इससे दो टेंजेंट्स बनाई गई है PA और PB जो सर्कल के ऊपर टच कर रही है। टेंजेंट्स की डेफिनेशन आप जानते हो, एक लाइन सेगमेंट जो आउटसाइड द सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है, उस लाइन सेगमेंट को टेंजेंट्स बोलते हैं। इसके बाद ये फिगर देखो आप ध्यान से, आपको OA यानी कि सर्कल की रेडियस है इसलिए R, आपको सर्कल की रेडियस R दे रखी है। आपको गिवन है कि जो OP का डिस्टेंस है वो 2R होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट एंगल APO को
थीटा लेट कर लो, ठीक है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, इसको थीटा लेट कर लो। थीटा लेट करने से क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका बेस क्या हो गया, ये एपी बेस हो गया इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कह रहा हूं, थ्योरम 10 पॉइंट, ये चैप्टर 10 का यानी कि सर्कल का क्वेश्चन है, और सर्कल की थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2, दो थ्योरम है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है, जो टेंजेंट सर्कल पे बनाई जाती है वो सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है उसकी रेडियस के साथ। यहां पर देखो पी ए टेंजेंट है, पी ए टेंजेंट है और ओ ए रेडियस है सर्कल की, तो जो पी ए है वो ओ ए के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, जो टेंजेंट्स होती है वो सर्कल की रेडियस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यानी कि इन ट्राइंगल एपीओ, एपीओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ध्यान से देखो, जो एपी है ये आपका बेस हो गया क्योंकि इसी के ऊपर थीटा बना हुआ है, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये वाला हाइपोटेनियस, और ये नीचे वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये आप लोगों को पता ही होगा कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीन साइड्स होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, आपने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा निकालना है मुझे, तो साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, r, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है r, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 2r, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में 2, यानी कि आपका जो साइन थीटा आया है वो 1 अपॉन में 2 आया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा उसके आपको एंगल की टेबल दे रखी होगी, 1 अपॉन में 2 कब होती है, साइन थीटा 1 अपॉन में 2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पर, तो थीटा कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, थीटा आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, लेकिन आपको ए पी बी निकालना है। जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल पीबीओ, यानी कि ऊपर वाला ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है आपका, ये क्या है, ये आपके देखो ध्यान से, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका यहां पर ड्रॉ हो जाएगा। आपके ये जो दो ट्राइंगल बने हैं ये आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब सब जानते हो, जिसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं, जो एग्जैक्टली सेम होते हैं। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में ये प्रूफ करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूं कि जो एपीओ है और जो बीपीओ है ये आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो, पीओ इक्वल पीओ ये कॉमन आ रही है आपकी, एपी और पीबी, जरा ध्यान से देखो, ये एपी टेंजेंट है, पीबी टेंजेंट है। एनसीईआरटी 10.2 थ्योरम आपकी क्या कहती है, जब एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं सर्कल के ऊपर तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। थ्योरम 10.2 आप देख पढ़ सकते हैं। थ्योरम 10.2 क्या कहती है, अगर सर्कल के एक्सटर्नल कोई एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर बनाई जाती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये आप थ्योरम 10.2 की मदद से इसको इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपी ओपी कॉमन हो गया और ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, कौन सा, ओ ए पी, और इसी तरीके से ओ बी पी, ओ ए पी इक्वल हो गया ओ बी पी 90 डिग्री ईच। ये मैं आपको बता ही चुका हूं थ्योरम 10.1। अब ये आरएचएस के थ्रू कॉन्ग्रेंट हो गए बाय आरएचएस। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको एग्जैक्टली इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये चीज समझ पाए। आपके उसमें देखो क्या होने वाला है, इसी के साथ आपका एपीओ, एंगल एपीओ इक्वल हो गया एंगल बीपीओ के बाय सुपर पावर। देखो कॉन्ग्रेंट चैप्टर में सुपर पावर होती है सीपीसीटी के अंदर। सीपीसीटी क्या करता है, कोई भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकता है सीपीसीटी, ये उसकी पावर है। तो एपीओ किसके इक्वल हो गया, बीपीओ के, यानी कि अगर ऊपर वाला थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आइडिया लग रहा है, आइए देखते हैं।
क्या आ रहा है आपका, थीटा आपका 30 डिग्री आ रहा है, आपका एंगल APO इक्वल आ गया एंगल BPO। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल APB किसको मिलाकर बना था, इन दोनों को मिलाकर बना था। ध्यान से देखो, APB किसको मिलाकर बन रहा है, APO प्लस BPO। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप जोड़ते हो तो आपका APB बनता है, यानी APB किसके बराबर हो गया, 2 थीटा के बराबर हो गया। 2 इंटू में 30 डिग्री 60 डिग्री, एंगल APB आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, आपका एंगल APB आ चुका है 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको बताना है कि ट्रायंगल APB किस तरीके का ट्रायंगल है। जरा ध्यान से देखो, मैं आपको बता दूं, ये वाला एंगल और ये वाला APB, ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये वाला जो एंगल है, एंगल PAB, और ये वाला एंगल है PBA, ये इक्वल एंगल्स होंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो PA साइड है वो PB के साइड के इक्वल है। और ऐसे कब होता है, जब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एंगल PAB इक्वल हो गया एंगल PBA के। क्या रीजन है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स कौन सी है, PA और PB, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान से, PA और PB आपका इक्वल है, PA इक्वल है PB के, और PB अगर इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपका APB कितना आ गया, ऑलरेडी 60 डिग्री आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब APB कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया, आपके सामने है। अब आप इनको कैसे लिख सकते हो, देखो PAB प्लस PBA दोनों इक्वल है, तो मैं चाहे तो PAB की जगह PBA लिख सकता हूं, चाहूं तो PBA की जगह PAB लिख सकता हूं। तो ये देखो PAB, और मैं PBA की जगह भी क्या लिखूंगा, PAB। क्यों, क्योंकि PAB की इक्वल है 180 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 60 डिग्री इधर आ जाएगा और 2PAB इक्वल आ गया। ध्यान से देखिए, 180 माइनस 60 डिग्री के 2PAB, देखो PAB प्लस PAB 2PAB, 60 डिग्री इधर आ गया, 180 माइनस 60 डिग्री, एंगल PAB 180 माइनस 60 120 डिग्री अपॉन में 2, तो एंगल PAB कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल PAB किसके इक्वल है, एंगल PBA के। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके सभी एंगल इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, आपको इसका आंसर पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं और इक्वल होते हैं। तो यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो, ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी सैंपल पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 12,320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, आपको क्या दे रखा है, बेस की रेडियस दे रखी है कितनी, 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट, देन फाइंड इट्स हाइट। ये चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसके फॉर्मूला अच्छा से याद कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। आपकी बुक में लास्ट पेज पर 13 चैप्टर का जहां पर समरी है वहां पर सभी फॉर्मूलाज दे रखे होंगे। इसके फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका राइट सर्कुलर कोन कुछ इस तरीके से दिखता है। पहली बात, इसको राइट सर्कुलर कोन क्यों कहा जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, तो मैं आपको बता दूं। इसका जो बेस होता है वो किस तरीके से दिखता है, देखो जरा, इसका बेस कुछ इस शेप का दिखता है। क्या शेप है ये है सर्कल, इसीलिए इसको सर्कुलर कोन कहा जाता है।
राइट सर्कुलर कौन क्यों कहा जाता है? इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, हाइट हमेशा किसी भी फिगर की परपेंडिकुलर सरफेस बेस के साथ परपेंडिकुलर, तो ये आपका 90 डिग्री है, यानी कि जो हाइट और रेडियस है वो 90 डिग्री का जब होता है तो उसको राइट सर्कुलर कौन कहा जाता है। ये पहली चीज। आपकी जो रेडियस दे रखी है, देखो ये रेडियस है, तो ये आपको कितनी दे रखी है? 56 सेंटीमीटर दे रखी है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये वाला कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि ऊपर का जो पोर्शन का एरिया है, यानी कि मैं नीचे वाला बेस का एरिया अगर छोड़ दूं, बचा हुआ जो कोन का एरिया है वो आपका कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है? ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 12320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल, यानी कि 12320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दे रखा है 56 और एल आपको अभी फाइंड करना है। व्हाट इज एल? एल इज द स्लांट हाइट। ये जो ये वाली हाइट होती है इसको बोला जाता है एल, यानी कि स्लांट हाइट। इसको सॉल्व करिए फटाफट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ओके, अब आइए मैं आपको बताता हूं। एल आएगा आपका 70 सेंटीमीटर। एल क्या आएगा आपका? 70 सेंटीमीटर। अब आपको एक और फॉर्मूला याद होगा, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस एच प्लस एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो ये भी सिंपली डिराइव करने का फॉर्मूला है। ये अगर आपकी एच है और ये आपका एल है, तो ये क्या बना रहे हैं? राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। और राइट ट्राइंगल में क्या लगता है? करेक्ट, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एल का स्क्वायर इक्वल होगा आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के। तो एल का अगर हम स्क्वायर उधर ले जाएं तो वो क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा। तो आपको ये सॉल्व करके देखो, यहां से एच निकालना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? एल का स्क्वायर, ये स्क्वायर वापस आ गया, माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी आई है? 70 का स्क्वायर, और देखो ये अंडर रूट में आ जाएंगी वैल्यू, माइनस 56 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच। इसको सॉल्व करने के बाद आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 70 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्व करना आता हो। ठीक है, 70 का स्क्वायर निकालिए, फिर 56 का स्क्वायर निकालिए, दोनों को माइनस करिए, उसका फिर अंडर रूट की वैल्यू निकालिए। अंडर रूट के वैल्यू के अंदर अंडर रूट से बाहर कौन आ सकता है? जिसने पेयर बना लिया। इसी को कहते हैं यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? इसको ऐसे समझो, ये एक जेल है, इसके अंदर अगर आप दो लोगों की टीम बना पाते हो तो आप बाहर आ सकते हो, अदरवाइज आप बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, तो अगर ये आपके एलसीएम लेने के बाद दो दो लोगों की टीम बना रहे हो तो वो उससे बाहर आ जाएगा। इसको ट्राई करना। अदरवाइज अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक दिन मैं इसका सेशन लेकर आपको अंडर रूट वगैरह के बेसिक्स भी सिखा दूंगा। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी सीरीज सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। मिसेस ग्रे रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। She calculate the model marks of the student of the class as 45. While printing the data, a blank was left. Finding the missing frequency in the table given below. कुछ बच्चे सोचेंगे यार उनकी गलती का हमें करना पड़ रहा है, ब्लैंक उन्होंने छोड़ा, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। बात सही है, लेकिन अब तो क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं। ये चैप्टर 14 स्टैट्स का क्वेश्चन है। आपने बहुत पहले से स्टैट्स पढ़ा होगा, मीन मोड, मीडियन मोड वगैरह जो आते हैं। 9th क्लास में भी आप मीन मीडियन मोड्स वगैरह पढ़कर आए होंगे। ये आपके चैप्टर 14 का क्वेश्चन है और ये आपको मॉडल यानी कि मोड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 9th में आपने मीन मोड, मीडियन मोड वगैरह पढ़ा होगा। तो मोड की क्या डेफिनेशन थी? सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन आपको दिखती थी, आपको कुछ कई सारी ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती थी, उसमें जो सबसे ज्यादा सेम ऑब्जर्वेशंस आती थी आप उसको मार्क कर लेते थे। सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशंस आती थी वही आपकी मोड होती थी। पर 9th तक अभी आपने पढ़ा वो था अनग्रुप्ड डेटा। 10th में आप पढ़ने वाले हैं ग्रुप डेटा के बारे में।
नाइन्थ में क्या था, अनग्रुप, आपको ऑब्जर्वेशंस अलग अलग दे रखी होती थी, आपको बस ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, नंबर्स गिनने हैं, उसमें वो आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन थी और उसी के अंदर आपकी थी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जर्वेशंस की। यहां पर जो डेटा है वो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, पहले तो ये समझते हैं। जब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो जाती है तो उनको सेपरेटली लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और सेपरेटली लिखना भी डिफिकल्ट हो जाता है, उसको मेंटेन रखना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक क्लास है, उसमें बच्चों के मार्क्स आए, 40 बच्चे हैं, सबके अलग अलग मार्क्स आए, 10 किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 20। सबके अलग अलग याद करने से अच्छा टीचर क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। किस तरीके से कि भाई 0 से 10 जिनके मार्क्स आए हैं वो इधर आ जाओ, 10 से 20 जिनके आए हैं वो इधर आ जाओ। इस तरीके से वो क्लासेस बना देगी और उस कैटेगरी के अंडर जो भी आते होंगे स्टूडेंट्स वो एक लाइन बना लेंगे। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशंस का भी यही हमने किया, हमने उन ऑब्जर्वेशंस को पर्टिकुलर क्लास में डिवोट कर दिया। ठीक है, अब आओ यहां पर देखते हैं। यहां पर हमारे को टेबल दे रखी है मार्क्स ऑब्टेन, तो ये आपकी क्लास हो गई बच्चों। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपकी रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज में कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं ये उसको शो कर रहा है। आपकी मॉडल क्लास दे रखी है 45। अच्छा, मॉडल क्लास क्या होता है, जब ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो सिर्फ लुकिंग एट बाय टेबल, वहां तो हम ऑब्जर्वेशन को देख के बता देते थे कि मोड क्या है, और मोड निकालना सबसे आसान हुआ करता था बच्चों के लिए। पर यहाँ ऐसा केस नहीं है, यहाँ आप देखकर नहीं बता सकते कि इस क्लास का इस टेबल का या इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मोड होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, उसी के लिए यूज में आता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास है, ये देखो ये आपकी क्लासेस है, तो इनमें से मॉडल क्लास वो क्लास है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बच्चों की अकर कर रही है, या ऑन एन एवरेज जो उस पर्टिकुलर क्लास में सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। तो मैं आपको मॉडल क्लास का पहले वो समझा देता हूं। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इससे पहले हम जानते हैं कि ये सारे टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। व्हाट इज L? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमारे को मॉडल क्लास देखनी है। मैं आपको बताऊं मॉडल क्लास कैसे देखते हैं। मॉडल क्लास आपकी वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मॉडल क्लास आपकी वो क्लास होती है जिसके सामने सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा, उसके सामने वाली यानी कि उसके कॉरस्पॉन्ड वाली क्लास ही आपकी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी। तो उसकी जो लोअर लिमिट होती है, देखो जो इस तरफ होती है ये सारी आपकी लोअर लिमिट होती है, यहाँ पर आपकी ये लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। व्हाट इज H? H इज द क्लास साइज। ये क्लास का देखो इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में हम एज्यूम कर रहे हैं कि सबके बीच में सेम गैप है, पर इनके बीच में गैप कितना है, ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 माइनस 0, इनके बीच में 20 का गैप है, तो क्लास साइज क्या हो गया, 20 हो गया। F1 क्या है, हमने अभी एक मॉडल क्लास को सिलेक्ट किया, उस मॉडल क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी यानी कि उस मॉडल क्लास के सामने जो भी नंबर लिखा होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और वो डिनोट किससे की जाएगी, F1 से डिनोट की जाएगी। व्हाट इज F0? मॉडल क्लास मान लो अगर हमारी ये है तो इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो हमारी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाली, और F2 क्या है, उसके बाद वाली। हमारा मेन काम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इससे ज्यादा सिंपल आपको समझ नहीं आएगा। आपके पास एक मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास सिलेक्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, जिसके सामने सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी वही आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी। उसके ऊपर वाली क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो आपकी F0, उसके नीचे वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो आपकी होगी F2। ठीक है, अब आपको सब पता चल गया व्हाट इज L, व्हाट इज H, व्हाट इज F1, F0 एंड F2। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है मॉडल क्लास क्या है, आपको देखो मोड दे रखा है 45। अब इस वाली सिचुएशन में आप कहोगे कि सर इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो 10 है, तो मॉडल क्लास तो 2040 हो गया। लेकिन नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है, ये अभी ब्लैंक है ना, क्या पता कोई बड़ा नंबर यहां आया हो, हमारा को पता नहीं है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इस गिवन डेटा से। गिवन डेटा में हमारे को 45 दे रखा है, यानी कि 45 किसके बीच में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो हमारी मॉडल क्लास क्या हुई,
सिंपल है कि जो मॉडल क्लास होती है आपकी मोड भी उसी क्लास के अंडर आता है, इसीलिए उसको मॉडल क्लास कहते हैं। तो आपका जो मोड है वो 45 है, तो वो इस मॉडल क्लास में बिलोंग करता है। तो आपकी मॉडल क्लास कितनी हो गई? 40 60। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने एल क्या बताया था आपको, जो भी आपकी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट आपकी क्या कहलाएगी? एल। तो ये आपकी मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई? 40। एच क्या है आपका? क्लास साइज, और क्लास साइज हम एज्यूम कर रहे हैं कि सबका सेम है, तो 20। अब आपकी F1 क्या होगा, ये आपको निकालना है। सपोज इसको F1 ही रहने देते हैं, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। F नोट क्या है? जो मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी मॉडल क्लास, इससे ऊपर वाली 10, और F2 इसके नीचे वाली 6। अब आपके सामने सारा का सारा डेटा आ गया, सिर्फ आपको इसको फॉर्मूला में पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। मोड आपको दे रखा है 45, एल आपको दे रखा है 40, F1 आपको दे रखा है कितना, आपको निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं? -10 अपॉन में 2F1 -10 -6 इंटू में 20। अब उसको सॉल्व करते हैं। 40 प्लस F1 -10 अपॉन में 2F1 -16 इंटू में 20। अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो 40 को इधर ले जाऊंगा मैं, तो आ जाएगा 45 -40 अपॉन में 20। ये बचा आपके पास F1 -10 अपॉन में 2F1 -16। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 45 -40 यानी कि 5 अपॉन में 20 इक्वल्स टू F1 -10 अपॉन में 2F1 -16। ये आपका कट जाएगा 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बेसिक से ये सब आपको आता ही होगा, नहीं आता जिनको वो भी चेक कर सकते हैं। 40 इधर आ जाएगा और 2F1 उधर चला जाएगा। साइन का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, जब उधर से इधर लेकर जाते हैं। साइन का आप सबसे बड़ा ध्यान रखेंगे, ये प्लस का था उधर गया माइनस, ये माइनस का था इधर आया प्लस। 40 -16 माइनस प्लस माइनस होता है, आपको पता ही है, 24 और 2F1। तो F1 क्या आ गया आपका? 24 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी कहा था ना, वो जो डैश 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 था, वहां पर अगर हम उससे ऊपर जो 10 लिखा हुआ था उसको मॉडल क्लास मान लेते तो हमारा आंसर गलत आता। इस बात को ध्यान में रखो, मॉडल क्लास में ही हमारा मोड छुपा होता है, ठीक है। So our next question is, if Ritu were younger by 5 years, then what she really is? Then square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is the her present age? सिंपल सा फिर से क्वेश्चन आ गया है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सर मुझे कैसे पता चला? अभी मैं आपको बताता हूं। इससे हमें सबसे पहले तो एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन इक्वेशन सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत सिंपल इसकी टेक्निक है। क्या टेक्निक होगी इसके बच्चों? सबसे पहले हम लेट करेंगे, जो भी हमारे को निकालना होता है, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, लेट हर प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। उसकी प्रेजेंट एज क्या हम लेट कर रहे हैं कि x, हमें नहीं पता ना, तो हमें कोई ना कोई वेरिएबल तो लेट करना ही होगा। और एक बात ध्यान में रखो, पॉलिनोमियल में जो x होता है ना, ये सुपरमैन होता है, ये हर जगह आ जाता है। तो हम जनरली x लेट करते हैं, बाकी आपकी चॉइसेस है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो लेट हर प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है पहले वो पढ़ते हैं। अगर वो 5 साल छोटी होती जितनी वो अब है, तो वो 5 साल छोटी कैसे होती? x - 5। आपकी एज अभी 15 है, अगर उसमें से मैंने 5 माइनस कर दिया, आप कितने हो गए? 10। यानी कि 5 साल पीछे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको अपनी एज में से
जितने साल पीछे जाना है उतने साल को माइनस करना पड़ा। तो मैंने ऋतु की एज में क्या कर दिया, x माइनस 5 कर दिया। उसका स्क्वायर, उस समय वाली एज का स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन मतलब 11 ज्यादा होता 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। यानी कि पहली बात तो उसकी मैंने प्रेजेंट एज निकाल ली x, और 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स, उसमें 11 प्लस कर दो, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल टेक्निक होता है, सबसे पहले तो जो निकालना होता है उसको लेट करो, जैसे कि हमने लेट कर लिया उसकी एज को। फिर जो कंडीशन हमारे को दे रखी है, हमारे को सिर्फ वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। यहां पर उसने बोला कि 5 साल पहले जो उसकी एज होती, उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज। 11 मोर देन मतलब 11 को प्लस करना है, 5 टाइम्स मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x 5x प्लस 11 x का स्क्वायर। अब ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 11 इधर आएगा तो इससे क्या होगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। क्या आ गया आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आई एम राइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, डिटरमिनेंट मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इसको डिटरमिनेंट मेथड से करके दिखाता हूं। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है आपके पास माइनस 15 माइनस 4a आपके पास 1 और c आपके पास 14। 15 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 15 जा 225। और मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले वाले में भी बताया था कि आपके पास क्या होगा, जब भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा होगा तो ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो भी वो पॉजिटिव होगा। 14 4 जा कितना होता है 56। अब आप इसको सॉल्व करके बताएं मुझे क्या आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी। इसका आंसर आएगा 169। आप 225 में से 56 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा 169। तो आपकी डी की वैल्यू क्या आ गई 169। आगे करते हैं इसको सॉल्व। क्या फॉर्मूला आगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो x की क्या वैल्यू आ गई माइनस बी, मतलब देखो माइनस 15, तो माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 169 अपॉन में 2, क्योंकि a तो 1 है। अब इसको दो तरीके में लिख देता हूं। सबसे पहले 15, फिर एक बार प्लस ले लेते हैं 169 का स्क्वायर रूट 13 अपॉन में 2, और एक बार माइनस ले लेते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 15 13 28 28 अपॉन में 2 14, और इसको माइनस करेंगे तो 2 अपॉन में 2 x इक्वल्स टू 1। अब देखो x की दो वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है 14 ईयर्स, एक वैल्यू आई है 1 ईयर। पर एक ही बंदे की एक समय पर दो एज हो सकती है नहीं, तो हमारे को इनमें से एक ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पर हम कौन होते हैं किसी और की एज को सिलेक्ट करने वाले, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो x 14 ईयर्स आ रहा है, x 1 ईयर आ रहा है, ये उसकी कौन सी एज आई है, ये उसकी प्रेजेंट एज आई है, यानी कि वो प्रेजेंटली इतने साल की है। पर प्रेजेंटली अगर वो इतने साल की है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 5 साल पहले इतने की थी। अगर मैं 14 में से 5 को माइनस करता हूं तो वो बन गई 9 साल की, लेकिन अगर मैं 1 में से 5 साल को माइनस करता हूं तो वो हो जाती है -4। और क्या किसी की भी बच्चों की जो यहां पर पढ़ रहे हैं, किसी की भी एज कभी आपने माइनस में देखी है, इजंट पॉसिबल ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे। हमारी वैल्यू क्या आ गई, हर प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 14 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, यानी कि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऋतु वाला कराया, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये फिर से आपके चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं।
आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है और सॉल्व किसके लिए करना है, एक्स के लिए। भाई ये एक्स पीछे ही नहीं छोड़ती, हर जगह आ जाती है ना, समझ सकता हूं मैं। ये एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है। 9x का स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट कम है, यहाँ पर आपको p और q की टर्म्स में आंसर निकल कर आएगा। मैं आपको ये करा रहा हूँ डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मेथड बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की क्या वैल्यू है देखो -6 और p भी लेंगे, x छोड़कर जो सब कुछ बचेगा वो सब b है। -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसका तो बता ही चुका हूं, 36p का स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 36p का स्क्वायर माइनस 36p का स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव 36q का स्क्वायर। इससे ये कट गया, d आपके पास क्या आ गया 36q का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, x की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a माइनस बी मतलब -6p प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है 36q का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 9। आगे देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6p प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर आएगा 36q स्क्वायर, क्या आएगा 6q अपॉन में 18। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 6p, ध्यान से सब बच्चों को दिख रहा है, 6p प्लस 6q अपॉन में 18 और एक x की वैल्यू आएगी 6p माइनस 6q अपॉन में 18। अब जरा ध्यान से देखो, 6 कॉमन लेकर 18 से कट जाएगा 3 पर, तो आएगा p प्लस q अपॉन में 3। ये x की एक वैल्यू आ गई। अगली क्या आएगी p माइनस क्यू अपॉन में 3, ये x की दूसरी वैल्यू आएगी। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ p एंड q। हमारे को ये किसके लिए सॉल्व करना था, x के लिए सॉल्व करना था, x के लिए हमने सॉल्व कर दिया है। ₹20 दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। यहां पर हमारा सेक्शन समाप्त होता है।